विचारधारा है। विचारधारा कैसे, जैसे कि जो लेफ्ट बोलते हैं अपन, इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट, जैसे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये वामपंथी सरकार जो मजदूरों के वर्ग का एक तरीके से क्या है, प्रतिनिधित्व करती है, जो ये कहती है कि संसाधनों पर सबका हक क्या होगा, समान होगा। जो मजदूरों के हित की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वामपंथी विचारधारा। तो ये उस विचारधारा के नेता थे, कौन, एम.एन. राव। ठीक है, अब हेडिंग डालो संविधान की प्रस्तावना। पहला सवाल, प्रस्तावना होता क्या है, या प्रस्तावना होती क्या है? तुम सब 12वीं तक पढ़ के आए हो, है ना, अपन इतना तो मानते हैं। हर सरकारी किताब में आगे या पीछे एक जगह लिखी होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हाँ आगे जो भी है, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से वो है क्या? प्रस्तावना क्यों लिखी जाती है? प्रस्तावना है क्या? बात ये हो रही है, प्रस्तावना ये है कि हम भारत के लोग, ये लिखा हुआ है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना। लेकिन सवाल ये कि प्रस्तावना होता है क्या, या प्रस्तावना होती क्या है? हाँ कह सकते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसे मानो, फिर वापस अपन उदाहरण आते हैं इसी कोचिंग की स्थापना से पहले का, कि भाई अपन को इस कोचिंग की क्या करनी है, स्थापना करनी है। अब इस कोचिंग के ऊपर मैं एक पूरी किताब लिख दूं, ठीक है, कि एबीवाई में ये किया जाता है, एबीवाई में ऐसे पढ़ाया जाता है, वैसे पढ़ाया जाता है, हमारी ऑनलाइन यूट्यूब से भी कराई जाती है, वैसे भी ऑफलाइन भी कराई जाती है, सब तरीके से कराई जाती है, ठीक है। लेकिन उसकी स्थापना से पहले प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो जो इस कोचिंग का मालिक है वो यूं बोले कि मेरे को इस कोचिंग के ऊपर एक किताब लिखनी है, ठीक है, या फिर मेरे को एक कोचिंग खोलनी है, तो उसकी अपन पहले प्लानिंग करेंगे कि इसमें क्या है, एसी होना चाहिए, इसमें डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। तो उसकी एक शॉर्ट प्लानिंग जो होती है, जो एक पेज में लिखी जाती है कि इसमें मेरे को ये चाहिए, क्या ये चीजें मेरे को चाहिए। उस प्लानिंग को, किसी भी बड़ी चीज की जो प्लानिंग अपन एक पेज में करते हैं, उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्रस्तावना, या यूं कहते हैं परिचय। अगर मैं आपको एबीवाई का एक 5 लाइन में परिचय दे दूं और फिर उस पूरी किताब की मैं यहाँ पूरे 10-15 पेज की शुरुआत करूँ, लेकिन उस 5 लाइनों में ये सब लिखा हो कि इसके उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, क्या ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ठीक है, इसमें कितने बच्चे बिठाए जा सकते हैं, इन बच्चों को हमको कैसे पढ़ाना, हमारा उद्देश्य क्या है, वो सारी चीजें अगर मैं 5 लाइन में परिचय दे दूं, है ना, जो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रस्तावना। ठीक वैसे ही तरीके से ये क्या है, संविधान की प्रस्तावना। इसमें एक तरीके से संविधान का परिचय दिया गया है कि हमारा भारत का संविधान होगा कैसा, इसके क्या क्या उद्देश्य है, हमको संविधान में क्या क्या लिखना है, या हमको संविधान किन किन आधारों पर बनाना है, इसके उद्देश्य क्या क्या, ये कब लागू हुआ, किसने इसको बनाया, वो सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है, प्रस्तावना में। तो संविधान की प्रस्तावना ये होती है। बात समझ में आई कि प्रस्तावना क्या होती है? अभी अपन भारत के संविधान की प्रस्तावना पे तो बात कर ही नहीं रहे, हम क्या बात करें कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि कानून विशेषज्ञ एन.एल. पालकीवाला, ठीक है, कौन है, पालकीवाला, तुम तो पालकीवाला याद कर दो, ठीक है, वो ये कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यानी कि संविधान की क्या है, आइडेंटिटी है ना। अगर जैसे तुम अपना आधार कार्ड बताते हो ना, मैं कौन, ठीक है, जैसे मेरा आधार कार्ड विनोद शर्मा, ठीक वैसे ही संविधान का परिचय पत्र किसको बोला गया, प्रस्तावना को। किसने बोला, एन.एल. पालकीवाला है, तुम खाली याद रख लो पालकीवाला। तो प्रस्तावना इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। अब अपन दूसरी बात करी थी, उद्देश्य प्रस्ताव। थोड़ी देर पहले अपन ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की बात करी थी, किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिया था, 13 दिसंबर 1946 को। उसमें ये उद्देश्य प्रस्ताव में ये लिखा गया था कि हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक है, उनमें उन सारे बिंदुओं के जो 8 बिंदु उसमें लिखे गए थे, ऐसा हमारा संविधान होगा। उसी उद्देश्य प्रस्ताव का आधार बनाकर संविधान में उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना रखी गई। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को
जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले किसको प्रस्तावना याद है? किसी को भी नहीं होगी, है ना? याद है? हकीकत बात ये तो देखो, याद करने की अपन को, वैसे अगर अपन यूं बीइंग अ भारतीय बात करें, मतलब एक देश के जागरूक नागरिक के तहत बात करें, तो याद होनी चाहिए। पर नहीं भी चलो तो काम चल जाएगा, लेकिन परीक्षा पास करने के यूं की यूं याद होनी चाहिए। उसका कारण बता रहा हूं। सीधा पूछता है क्रम, स्वतंत्र संप्रभु, स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, और इसमें समाजवाद भी है बीच में, ठीक है? तो ये जो क्रम है ना, ये अगर सरल पेपर आएगा तो क्रम पूछा जाएगा। जैसे आपको पूछा न्याय कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनका क्रम क्या है? पहले कौन सा लिखा है प्रस्तावना में, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा? इसलिए याद होना भी जरूरी। जागरूक नागरिक के नाते मत करना, पर परीक्षा पास करने के लिए तो कर ही डालना, ठीक है? पहली चीज तो सबसे पहले लिखो प्रस्तावना, हेडिंग डाल दी, ठीक है? पूरी की पूरी छाप दो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखो। मैं एक एक शब्द बोलूंगा कोमा के साथ, और वैसे की वैसी लिखनी है, और उस पेज पे इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है? लिखो हम, और साथ में दोहराते भी रहना ताकि याद भी होगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अगर तुमको ये भी नहीं लिखना है ना, तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा। पंथ निरपेक्ष हाँ बीच में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय फिर नेक्स्ट लाइन लिखना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए तथा
उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में हिंदी तिथि भी लिखनी है। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्म प्लस अर्पित संधि होगी इसकी। हाँ, लिखना है, लिखूं? दिख रहा है कि लिखूं वापस ऊपर? हाँ बिल्कुल, हर किताब पे। पहली क्लास की कक्षा से होगी शायद। अगर इसको ढंग से पढ़ लो ना, इसमें वास्तव में अपना संविधान कैसा है इसमें सब पता लग जाएगा। इसमें 4 तत्व हैं संविधान के। कितने? 4 तत्व। सबसे पहला ये कि इसको किसने लागू किया? किसने लागू किया इसको? पहली लाइन पढ़ो इसकी, हम भारत के लोग। तो किसने किया? हमने। भारत के लोग कौन है? हम ही तो हैं। कौन कह रहा है भारत के लोग? पिक्चर है ना बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, वैसे हम भारत के लोग यानी कि भी मैं। पहले तो मैं ही क्या, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है? क्या क्या उद्देश्य है? कि इसके प्रत्येक नागरिक को
क्या दिलाए? स्वतंत्रता। किस किस बात की? विचार, मतलब कोई भी विचार करो उसके लिए आप क्या है? स्वतंत्र हो। ठीक है, उसके बाद अभिव्यक्ति, जो आप विचार कर रहे हो वो आप क्या है? कह सकते हो। फिर विश्वास, जिस किसी पे चाहे आप विश्वास कर सकते हो। फिर धर्म, जो धर्म चाहे आप मान सकते हो। उपासना, कैसे किसी भगवान की आपको जिस तरीके से पूजा करनी है आप कर सकते हो। फिर आगे है स्वतंत्रता, इतनी है। आगे की बात कर रहा हूं मैं, स्वतंत्रता दिलाने के लिए पहला। फिर है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा के अवसर समान हो। मतलब जैसे तुम सब लोग हो, ठीक है, तुम सब रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब तुम रीट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि इसको अलग से मौका मिलेगा, इसको अलग से मिलेगा। मतलब अगर तुम पढ़ ले तो तुम सबको क्या है? अवसर की समानता है। तो वो समानता दिलाने के लिए भी प्रतिष्ठा कब मिलेगी? जब तुम टीचर बन जाओगे। अभी तुम्हारा नाम जो भी होगा, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे होता है शामली, रामली, जो भी होगा तो पहले ही कहेंगे, फिर क्या होगा? मास्टरनी जी आइए, तो प्रतिष्ठा बढ़ी क्या? तो प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब जो भी सरकारी नौकरी मिल रही है यहाँ पर, अवसर जो है वो सारी क्या है? या तो आपको क्या है, कोई उद्योगपति बनने के लिए, मतलब अगर मेरे को मान लो उद्योगपति बनना है या तुम में से किसी को बनना है, तो सरकार सबको बराबर के मौके देगी। या तुमको नौकरी लगनी है, मान लो आज जैसे आरएस की या रीड की वैकेंसी लगती, तो मेरे को जो मौका है वही तुमको भी है ना। तो ये सारे क्या है? इसके उद्देश्य हैं। फिर बात करते हैं संविधान की, भारत के संविधान की प्रकृति, या भारत की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति यहाँ लिख रखी, कौन कौन सी? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये हमारे देश की क्या होगी? प्रकृति होगी। तो इसमें तीन चीजें अपन ने पढ़ी। पहली कौन सी? कि संविधान बनाया किसने, संविधान का स्रोत कौन है? तो भारत के लोग, यानी कि हम। दूसरा कि इसका प्रकृति कैसी होगी, कि भारत का जो संविधान है या भारत की जो शासन व्यवस्था है उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। फिर इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, मतलब हमने किन किन उद्देश्यों के साथ संविधान बनाया? न्याय दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अवसर और प्रतिष्ठा की समता दिलाने के लिए। और चौथी बात यह कि संविधान किस दिन लागू हुआ। अगर हम लोगों से बात करें, आम लोग बात से जो तैयारी में नहीं है वो क्या बोलेगा? 26 जनवरी 1950। लेकिन ये क्या बोलती है? तो ध्यान रखना, संविधान वास्तव में लागू इसी दिन हुआ था। अगर तुम्हारा सवाल है कि भारत का संविधान किस दिन लागू और उसमें यह तारीख है, तो यही सही होगी। 26 जनवरी 1950 लागू वाली तारीख सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा गया है। ठीक है, अब हेडिंग डालो, प्रस्तावना के तत्व। ये मैं सब एक एक शब्द समझाऊंगा, इंतजार करो। क्योंकि ये तत्व लिखवाने के बाद क्या है कि खाली समझाना नहीं है, फिर लिखेंगे अपन अगली क्लास में। फिर तुम कॉपी पेन करके बंद करके कहानियां सुनना खाली। ठीक है, हेडिंग डाली, संविधान, प्रस्तावना के तत्व, हेडिंग डाली, प्रस्तावना के तत्व। पहले लिखा, इसमें पहली हेडिंग में फिर एक सब हेडिंग डालना, मतलब बड़ी हेडिंग फिर एक छोटी हेडिंग में पहला पॉइंट, संविधान का स्रोत। इसको ऐसे लिखना, मैं जैसे लिख रहा हूं ना ऐसे लिखो एक बार। हम कॉपी में सेम टू सेम लिख दो, हम भारत के लोग डॉट 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 लिखा।
लिखो, इसका तात्पर्य है कि, इसका तात्पर्य है कि भारत की जनता में प्रभुसत्ता निवास करती है। अर्थात संविधान का स्रोत भारत की जनता है। सेकंड पॉइंट, संविधान की प्रकृति इसके तहत यह बताया गया कि भारत का संविधान कौन कौन सा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य होगा। जो प्रस्तावना की पहली लाइन है ना, हम भारत के लोक के बाद, यहां से लेकर यहां तक लिख दो। लिख दिया? लिखा? चले आगे। तीसरा पॉइंट, संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य इसके तहत भारतीयों को स्वतंत्रता, समता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता थी ना, स्वतंत्रता, समता और बंधुता संविधान के उद्देश्य निर्धारित किए गए। संविधान के उद्देश्य निर्धारित किए गए।
तीसरा, चौथा, संविधान के लागू होने की तिथि। संविधान के लागू होने की तिथि कब है? 26 जनवरी 1949। हाँ, 26 नवंबर। छब्बीस नवंबर 1949। देखो समझना है यहाँ पे, सबसे पहले लाइन क्या लिखी हुई है यहाँ पे। अब अपना कॉपी किताब बंद कर दो, अब अपना कुछ लिखने का काम नहीं है। अब सिर्फ मेरी तरफ देखो, खुद से बातें मत करना। यहाँ पे क्या है कि तो अगर तुम ये समझ गए तो तुमको भारत का संविधान लगभग पूरा समझ में आ जाएगा। फिर अपन को इसके क्या है, प्रावधान ही पढ़ने रहेंगे। तो तुमको कम से कम आधा पौन घंटा मेरे को सुनना है, ठीक है। सुन पाओगे? कौन नहीं सुन पाएगा? नहीं सुन पाएंगे तो अपने कानों में रुई डालें और बैठे रहें। सबसे पहले क्या लिखा है इसने? हम भारत के लोग। इस लाइन का मतलब क्या है समझो, कि संविधान बनाया किसने था? संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा। संविधान सभा क्या गई थी? चुन के गई हुई थी। किसके आधार पर? हमारे द्वारा, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी। तो संविधान बनाया किसने? हम लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। ये तो रही ऐतिहासिक बात। अब यहां पर समझना, एक शब्द सुनना, प्रभु सत्ता। हर देश में किसी न किसी की क्या है? प्रभु सत्ता होती है। प्रभु सत्ता मतलब होता है सर्व संपन्न शक्तिशाली, जिसके ऊपर कुछ नहीं है। तो हमारे देश में किसकी प्रभु सत्ता है? जनता की। अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है? संविधान की तुमको सही में समझना है। अगर किसी को डिस्टरबेंस क्रिएट करना है तो वो जा सकता है। मैं खूब देर से सुने जा रहा हूं कि तुम अपनी बकवास करे जा रहे हो, बहुत सा करे जा रहे हो। अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, जिसको पढ़ना है उसको तो पढ़ने दो। या तो तुम ज्यादा समझदार हो, अभी 2 शब्द पूछ लूंगा, तुमको आएंगे नहीं। सीधे से कह रहा हूं कि आधा घंटा सुन लो, पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी अभी लिखने को बोल रहा हूं, जो तो लिखा जा नहीं रहा, तुम पढ़ो, इसको समझोगे क्या? तीन शब्द सुनना, संविधान की दूसरी और तीसरी न्यायपालिका की प्रभु सत्ता। इसका मतलब क्या है? देखो, हर देश की अलग अलग शासन प्रणाली होती है। किसी में संसद सर्वोच्च है, किसी में न्यायपालिका सर्वोच्च, और किसी में संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। जैसे हमारे देश में क्या है? संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। अगर हम हमारे देश की बात करें तो संसद को कोई सा भी कानून बनाने का क्या है? अधिकार है। मतलब संसद चाहे जो कानून चाहे वो बना सकती है। कल संसद चाहे कि इस बात का कानून बना दे कि भारत में सांस लेने पर प्रतिबंध है, तो वो ऐसा कानून भी बना सकती है, क्योंकि उसको क्या है? कानून बनाने की असीमित शक्ति है। मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं, जिस सीमा तक वो क्या है? कानून बना सकती है। जैसे अभी दिल्ली में एक कानून बनाया है, दिल्ली में एक कानून बना, अगर तुम अभी पढ़ रहे हो, अखबार भी पढ़ लिया हो, कि भाई जो 10 साल से पुरानी कार है वो अब दिल्ली में क्या है? नहीं चलेगी।
तो अब क्या है, किसी ने सोचा था अब बेचारा जो 1 करोड़ 2 करोड़ की कार ले रहा है, क्या वो 10 साल के लिए लेगा? नहीं लेगा। वो तो क्या है 15 साल, तो भारत सरकार ने कह रखा है कि 15 साल तक तो आप कोई सी भी कार चला सकते हो, अगर वो डीजल है तो 15 साल और पेट्रोल है तो 20 साल। लेकिन ये एक दिन इनको क्या है, ड्यूपी या थम्सअप पी, आज कुछ तूफान नहीं करते, चलो आज से 10 साल की पुरानी गाड़ियां बंद। क्यों कर सके ऐसा? क्योंकि उनके पास क्या है, दिल्ली क्षेत्र में उनकी विधानसभा में क्या है, असीमित शक्ति है। एक रात को 8 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, भाइयों बहनों आज रात से 12 बजे के बाद 500 और 2000 के नोट, उस समय 2000 के नोट थे 500 का तो नया आया, तो 500 और 2000 के नोट बंद। क्यों? क्या उसको उनको ये ताकत किसने दी? संविधान। तब 2000 के नोट थे कि नहीं थे? 500 और 1000 के, 2000 का तो नया है। तब मैं तुम्हारा वो कहते हो ज्ञान देख रहा हूं, ठीक है। तो वो बंद करके, तो वो शक्ति उनको कहां से मिलती थी? संविधान से, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने क्या है, थोड़े टाइम पहले आए, आज से 370 खत्म। कहां से ताकत है? यहां से। तो ताकत दे कौन रहा है उनको? संविधान, ठीक है। फिर दूसरी आती है संसद की सर्वोच्चता में अपन बात कर रहे थे। तीसरी आती है न्यायपालिका। कौन आती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना, ठीक है। दूसरा ये उच्चतम न्यायालय के पास ये भी अधिकार है कि अगर कार्यपालिका या संसद कोई कानून बना रही है, वो कानून क्या संविधान के सम्मत या संविधान के तहत सही है या नहीं, उसकी जांच कौन करता है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका को अगर ये लगता है कि संविधान के साथ समरूप नहीं है तो उसको क्या है, खत्म भी कर सकते। तो मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन की असीमित शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास। तो यहां पर न्यायपालिका की भी प्रभु सत्ता है। मान लो, ठीक है, ये कल प्रावधान आता है कि भाई भारत की संसद ये कानून बनाती है कि आज से भारत में कोई भी जींस नहीं पहनेगा, ठीक है। क्या? भारत में कोई भी जींस नहीं पहनेगा। ये इन्होंने क्या किया? कानून बना दिया। क्या ये कानून हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या है कि हमारी इच्छा हम जींस पहने? अभी तो बोला कि तुमको स्वतंत्रता है, ठीक है। तो हम में से कोई गया सुप्रीम कोर्ट के पास या उच्चतम न्यायालय के पास कि साहब इनका जो कानून है हमारे क्या है, मूल अधिकारों का उल्लंघन है, कि हमारी इच्छा है हम जीन्स पहने। तो क्या हुआ? फिर न्यायपालिका में केस दायर हो, उन्होंने देखा कि हाँ भाई बात तो सही है कि ये क्या है, इनके मूल अधिकारों का। एक सेकंड, हेलो, हाँ सोमवार को, हाँ पाको, सोमवार 12 बजे। फिर क्या होता है, न्यायपालिका ने जांच करी और क्या पाया कि ये हमारे मूल अधिकारों का क्या है, उल्लंघन है। तो न्यायपालिका ने बोला ये कानून गलत है। तो क्या वो कानून लागू हो पाएगा? नहीं। भले ही असीमित शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसकी? कानून बनाने की। लेकिन उस कानून की न्यायिक पुनर्वलोकन करने की शक्ति असीमित किसके पास है? न्यायपालिका। अब इन दोनों को ये अधिकार कौन देता है? संविधान। तो हमारे देश में सर्वोच्च क्या है? संविधान। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब संविधान बनाया किसने? तो सबसे बड़े कौन? तो इसलिए संविधान बन क्या, जो हम भारत के लोग का मतलब क्या, संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता। और भारत में जो प्रभु सत्ता है वो किसमें है? भारत के लोगों में। आई बात समझ में? पहला शब्द हम भारत के लोग, यहां तक। आगे आते हैं अपन, कौन सा शब्द है? प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये तो अपन ने यहां तक बात करी, हम भारत के लोग। ये सिर्फ ये थे कि संविधान का स्रोत कौन है? कौन है? जनता है। अभी भी देखो संविधान में संशोधन होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो संविधान में संशोधन कौन करता है? संसद। संसद में कौन बैठे हैं? जिनको हमने भेजा।
तो वो जो भी संविधान में बदलाव कर रहे हैं वो कर तो हमारी वजह से ही रहे ना, तो अल्टीमेट सोर्स कौन है? हम। तो इसलिए संविधान की प्रभुसत्ता किसमें? भारत में है, भारत की जनता में। ये बात समझ में आई कि अगर तुमसे पूछे कि प्रभुसत्ता किसमें? भारत के लोगों में, न किसी प्रधानमंत्री में, न किसी राष्ट्रपति में, न ही संविधान में। संविधान को भी प्रभुसत्ता हम देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब अपन आगे वाला शब्द पे आ रहे हैं। कौन से पे? इस पे। किस पे? प्रभुत्व संपन्न। इसको एक शब्द और कहते जो मैं तुमको बहुत बार बता चुका हूं, एक ही शब्द है। ठीक है, अब प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता होती कि अपन वैसे भी इस पे 2-3 बार पहले बात कर चुके, लेकिन वापस से आज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अपन इसको थोड़ा क्या है विस्तार से पढ़ना। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न का यह मतलब होता है कि हम भारत, जो भारत देश है, वो बिना किसी आंतरिक और बाहरी दबाव के क्या है अपने फैसले स्वयं लेगा। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, या मुझे मतलब भारत, मतलब आज अगर मोदी जी को कोई काम करना है तो उसको उनको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। ना तो उनको क्या है ट्रंप को फोन लगाने की जरूरत है, ना पुतिन को फोन लगाने की जरूरत है। उनका मन करेगा वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है प्रभुत्व संपन्न। अब इसमें दो शब्द है, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का मतलब यह होता है कि भारत के जो भी कानून हैं वो सब पर लागू होंगे, चाहे वो कोई भी हो। मतलब भारत के संविधान के दायरे के अंदर भारत के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति उसके अंदर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। मान लो आज कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो जाके किसी को पहुंचा के आ जाए, क्या वो भारत के कानून के दायरे से ऊपर है या अंदर है? अंदर। उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी एक आम आदमी को मिलेगी। मतलब ये कि आंतरिक प्रभुसत्ता का मतलब है कि भारत के देश की सीमा के अंदर जितने भी व्यक्ति, जितनी भी कंपनियां, सब कुछ भारत के संविधान के दायरे में और भारत के कानून के अंतर्गत है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। यही बात समझ। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? आंतरिक प्रभुसत्ता। जैसे जिस दिन मोदी जी ने ये बोला कि अब से क्या है 500 और के नोट नहीं बंद, तो क्या उसके बाद कोई चला पाया? अगर किसी ने छुप छुप के 1-2 जगह चला दिया, क्या आज वो काम के हैं? आज शायद रद्दी वाला भी उनको नहीं ले। क्यों? क्योंकि वो संविधान के तहत क्या है बनाया गया है कि अब ये लीगल टेंडर नहीं है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे पहले हम हाथ पैसों यूं कैश में टोल टैक्स देते थे, अब क्या है फास्टैग लगा दिया, तो सबको फास्टैग देना ही है। कोई उससे ऊपर है क्या? नहीं है। तो भारत के कानून या भारत के संविधान के अंदर, भारत की सीमा के अंदर कोई भी उसके ऊपर नहीं है। ये बोलते हैं अपन क्या है आंतरिक प्रभुसत्ता। अब आती है बाहरी प्रभुसत्ता। बाहरी प्रभुसत्ता मतलब ये हम किसी भी देश के दबाव में आकर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, क्या नहीं करेंगे? किसी भी देश के दबाव में आकर कार्य नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो हमको करना होता है। कभी भी देखो, मैं तुमको एक चीज हमेशा कहता हूं, पिक्चर देखा करो, बहुत पिक्चर तुमको बहुत ज्ञान देगी। जैसे एक पिक्चर है परमाणु, जॉन अब्राहम की। अगर तुम उसको देखोगे ना तो उसमें ये बताया है कि भारत ने कैसे अमेरिका के नाक के नीचे परमाणु परीक्षण कर दिया। जो 1999 का अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय परमाणु परीक्षण किया था, अमेरिका कभी ये नहीं चाहता था कि किसी भी देश के पास क्या है परमाणु बम आए। अमेरिका ने जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम फोड़े, उससे पहले उसने किसी को बताया भी नहीं था कि मेरे पास क्या है, मैंने परमाणु बम बना लिया है। रूस और अमेरिका दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे उस टाइम पे, लेकिन इसने चुपके से बम बनाया और चुपके से फोड़ दिया, तब ये जाके क्या 2 गुट में बने। ठीक ऐसे ही धीरे धीरे क्या है कि ये चाहते नहीं था कि कोई उसके बराबर आए। तो उस समय क्या है कि भारत में जो परमाणु पिक्चर में बता रहा हूं, तो उसने क्या किया कि भारत के ऊपर सैटेलाइट लगा दी थी। सैटेलाइट घूमते ना, जैसे आकाश से तुम देखते हो जीपीएस में गाड़ी का रोड बनाते हो, या फिर तुम क्या गूगल मैप देखते हो रोड पे, तो तुमको तुम्हारी पूरी गली दिख जाती है।
तो ऐसे उसने भारत के ऊपर पूरी सैटेलाइट लगा रखी थी कि ये परमाणु परीक्षण करने वाले, इनको करने नहीं देना है। तो कैसे उन्होंने बिना अमेरिका के नाक के नीचे, मतलब अमेरिका से छुप छुपा के कर डाला, और फिर बताया कि हमने ये कर चुके हैं। क्या हमने अमेरिका से परमिशन ली? नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि हम क्या है? प्रभुत्व संपन्न, हम जो चाहे हम वो कर सकते हैं। ये थी बाहरी प्रभु सत्ता, यानी कि हम किसी भी देश, किसी भी बाहरी देश के दबाव में आकर कुछ भी करने वाले नहीं है। हम वही करेंगे जो हमको करना है। हालांकि हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं, विश्व शांति को बनाने में हम सहयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर दबाव डाले और उसके दबाव के तहत हमें काम करना पड़े, हम वो काम नहीं करें। हम वही करते जो हमको करना होता है। इसको बोलते हैं हम बाहरी प्रभु सत्ता। तो दोनों प्रभु सत्ता क्लियर, आंतरिक और बाहरी, ठीक है। अब आगे आता है कौन सा शब्द? तुम्हारे तो कॉपी में लिख रखा है, बोलते रहो ना। समाजवादी। क्या शब्द है ये? समाजवाद। इससे पहले सुना है शब्द समाजवाद? आर्ट्स वालों ने तो सुना ही होगा। होता क्या है समाजवाद? हमारे देश में तो समाजवादी पार्टी भी है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव किससे आते हैं? समाजवादी पार्टी में। यूपी में बहुत अच्छा राज करके हैं और बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। तो है क्या समाजवाद? अरे विज्ञान का विद्यार्थी तुमको समाजवाद पढ़ा रहा है, आर्ट्स के विद्यार्थियों को, और तुमको ये ही नहीं पता समाजवाद क्या होता है। एक शब्द और यहां पे लिख रहा हूं, अगर ये चार शब्द समझ में आ गए तो समाजवाद समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं उदारवाद से। कहां से शुरू करते हैं? उदारवाद। उदारवाद क्या होता है? उदारवाद ये नहीं होता कि पैसा उधार देते गए, वो उधार है, ये दा है, ठीक है, और नहीं ये उद्धार है। ये क्या है? उदारवाद। उदारवाद ये कहता है कि हर इंसान को अपनी क्या है? प्रकृति करने का या प्रगति करने का क्या है? हक है। जैसे मानो, मैं पानी पी के बताता हूं। उदारवाद ये कहता है, आवाज आ रही है? उदारवाद ये कहता है कि मुझे मेरी प्रगति करने का पूरा हक है। यहां पे सिर्फ मैं मेरे बारे में सोचूंगा। मतलब एक व्यक्ति जितनी प्रगति चाहे कर सकता है, किसके तहत? उदारवाद के तहत। उसको दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब जैसे मान लो मैं यहां से जा रहा हूं, छोटी सी सड़क है, इधर एक खाई है, एक गाड़ी जा सकती है। उदारवाद की बात कर रहे, एक गाड़ी जा सकती, सामने से गाड़ी आई। अब चूंकि मैं उदारवादी हूं, दूसरी गाड़ी निकलने की जगह नहीं, तो मेरे यूं ये भले गिरे ना, मैं थोड़ी सोचूंगा इसका, क्योंकि मैं क्या हूं? उदारवादी। मतलब ये कि उदारवाद इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और ये विचारधारा ये कहती है कि अकेले व्यक्ति को क्या है, वो चाहे जितनी प्रगति करे, उसको उतनी प्रगति करने का क्या है? अधिकार, बिना किसी और के बारे में सोचे। इससे होता क्या गया? इससे ये होता गया कि भाई अमीर और अमीर बनता गया, गरीब और गरीब होता गया। क्योंकि जो अमीर था वो गरीबों के बारे में सोचेगा ही नहीं ना। क्यों सोचेगा? क्योंकि ये विचारधारा ये कहती नहीं है। ये विचारधारा ये कहती है सिर्फ मेरे बारे में सोचना है। अरे ये बात समझ में? ये शक्ल ही देख रहे हो। उदारवाद मतलब मैं, और समाजवाद का मतलब सब। अब तो आ गया बात समझ में? ठीक है। तो ये उदारवाद जब चलता गया, तो फिर ये बहुत टाइम बाद किस में बदल गया? पूंजीवाद में। पूंजीवाद क्या कहता है? पैसे कमाओ, धंधा करो, मस्त रहो, दुनिया जाए बाढ़ में। ये पूंजीवाद का कंसेप्ट है।
पूंजीवाद सीधी सी धारा ये है कि पूंजीवाद का मतलब प से पूंजीवाद, प से पैसा। पूंजीवाद की विचारधारा पूरी उद्योग धंधों पे चलती। अब होता क्या है कि इस टाइम पे उदारवाद और पूंजीवाद से अमीर और अमीर होता गया और गरीब होता गया, और ये अमीर लोग गरीबों का क्या है, शोषण करने लगे। अगर तुमको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ, तुमने कभी देखना कि किसी घर में जो कोई पैसे वाला घर है उसमें कोई ड्राइवर है, अधिकांशतः घरों में ये होता है कि उस ड्राइवर से सारे काम करवा देंगे, वो करा देते। क्यों? क्योंकि अमीर गरीब का क्या कर रहा है, शोषण। तो फिर धीरे धीरे एक नेता आता है, उसका बहुत अच्छा नाम, और तुमने विचारधारा का नाम तो सुन ही रखा होगा, इनका भी नाम सुन रखा होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि मजदूरों सब एक हो जाओ, इनको हमारे साथ क्या है, शोषण नहीं करना, और जितने भी संसाधन पर उन पर किसका हक होगा, सर्वहारा वर्ग यानी कि श्रमिकों को क्या, मजदूरों का। मतलब कि जो गरीब वर्ग है उसका क्या है, संसाधनों पे हक होगा, हमको पूंजीवाद नहीं चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद क्या करता है, शोषण करता है। तो ये सारे मजदूरों को एक करके फिर क्या एक नई विचारधारा आई, कौन सी, साम्यवाद। ये कहती है कि जितने भी संसाधन है, मान लो यहां पर मार्बल की माइंस निकली, सलमगढ़ में मान लो मार्बल की माइंस निकली, अब वो निकली मान लो इसकी जमीन में हो, लेकिन साम्यवाद ये कहता है कि ये पूरे गांव की है, कि ये अकेला इससे नहीं कमा सकता, क्या है, सबकी है। लेकिन यही उदारवाद होता तो ये इसके अकेले की, बाकी सब क्या है, मजदूर है। तो साम्यवाद और उदारवाद या पूंजीवाद में ये अंतर है कि साम्यवाद क्या है कि सबका, जितने भी उस देश के नागरिक हैं उन सबका उसके संसाधन पर क्या है, अधिकार है। ये बात समझ में आई। अब हमारे साथ दुविधा क्या हुई, अब अपन जा रहे हैं समाजवाद पे, ठीक है। हमारे साथ दुविधा ये हुई कि जब हम आजाद हुए ना तो हमारे पास पैसे और ना हमारे पास अमीर आदमी, लड़े किससे भाई। अगर हम साम्यवादी अपना लें तो पूंजीवादी तो है ही नहीं, लड़े किससे। और अगर पूंजीवाद पे जाए वो तो है ही नहीं, पैसे ही नहीं, तो पूंजीवाद क्या, पैसे से पैसे बनाते हैं। तो हमने क्या मध्यम मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग यहां पर था समाजवाद। और समाजवाद हमने किस में लिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी कि प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र दोनों क्या है, साथ साथ चलेंगे। इसलिए हमने क्या है, पूंजीवाद को भी महत्व दिया, समाजवाद को भी महत्व दिया, मतलब साम्यवाद को भी दिया, लेकिन थोड़ा सा पूंजीवाद के ऊपर हमने क्या रख दिया, साम्यवाद। इसलिए सरकार लोगों के उत्थान के कार्य भी करती रही, जैसे आरक्षण की व्यवस्था हो गई, बीपीएल को 2 रुपए किलो गेहूं हो गई। ये सरकार क्यों करती है, ताकि क्या है, जो गरीब वर्ग है उसको भी क्या है, ऊपर उठाया जा सके। साथ ही साथ पूंजीवाद को भी महत्व देने लग गए। इसलिए हमने हमारी व्यवस्था में क्या अपनाया, समाजवाद। न हम साम्यवाद की तरफ गए, न हम पूंजीवाद की तरफ गए। अब बात आई समाजवाद होता क्या, ये समझ में। समाजवाद का मतलब ये है कि सबके लोगों की भलाई की जाएगी मध्यम मार्ग के साथ। कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूंजीवादियों को ही महत्व दिया जाएगा, और ये भी नहीं कि सिर्फ साम्यवादी को ही महत्व दिया जाएगा, सबको महत्व दिया जाएगा। ये था हमारा समाजवाद। अब तुम जिस समय पढ़ रहे हो ना, इससे 6 दिन पहले कंट्रोवर्सी आई है कि एक नेताजी ने यह बोला है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना से हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब ये मूल प्रस्तावना थी तब ये दोनों शब्द थे ही नहीं इसमें। ये छोड़ेगा 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 से 3 शब्द प्रस्तावना एक ही बार संशोधित हुई है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द छोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन सा? अखंडता। जो अभी अपन पढ़ते हैं ना, जो प्रस्तावना, ये 3 शब्द उसमें तब जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो वो यूं कहते हैं कि ये दोनों शब्द हटा दिए जाए। अब वापस सवाल आता है कि समाजवाद जब इतना जरूरी है तो 1949 में क्यों नहीं जोड़ा गया? इस पे भी बहस हुई है। क्यों इतने साल लग गए भाई? 1950 में लगा, 1976 यानी कि 26 साल बाद ही क्या हमको सपना है कि समाजवाद भी इसमें जोड़ना है? क्यों तब नहीं जोड़ा गया? जब इस बात पर बहस हुई संविधान सभा में कि क्यों इस समय समाजवाद शब्द को नहीं जोड़ा जाए, कुछ एक ने बोला था समाजवाद शब्द जोड़ा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बोला भविष्य किसको पता, हो सकता है भारत पूंजीवाद की तरफ जाए, हो सकता है साम्यवाद जाए। हम यहां पर समाजवादी लगा के कैसे समाजवाद का एक ठप्पा दे दे कि हमको समाजवादी ही बनना है।
इसलिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पर एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसके साथ ये क्या है, समाजवाद शब्द जोड़ा गया। हमारे यहाँ पे जो समाजवाद है उसको बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद में दोनों वर्ग साथ साथ चलते हैं, पूंजीवाद और साम्यवाद, यानी कि गरीबों का भी उत्थान हो और पैसे वालों का भी उत्थान हो। यह था समाजवाद। आगे चलते, आगे वाला शब्द पंथ निरपेक्ष। इंग्लिश में इसका शब्द है, बताऊं कि रहने दूं? रिलीजियस चॉइस करके कुछ है, वी द पीपल ऑफ, मतलब मेरे को भी अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। देखो पंथ निरपेक्ष दो शब्द है, जैसा ना यहां पे सवाल, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? कितने वाले नहीं और कितने वाले हाँ है? वो क्या भारत धर्मनिरपेक्ष है? नहीं है? है वाले कितने हैं? देखो जो हाथ खड़े करो उनका तो ठीक है, पर पंथ निरपेक्ष में जिसने हाथ खड़ा किया ना, क्योंकि मेरे को पता है तुम प्रस्तावना के हिसाब से बोल रहे, कारण पूछूंगा। पंथ निरपेक्ष वाले तो सभी हैं, बाकी सब इन दो को छोड़ गया। भारत धर्म निरपेक्ष देश नहीं है। क्यों नहीं है? देखो हमारे देश में जो हमारी जैसे गीता है, ठीक है, भगवत गीता है, उसमें धर्म की बहुत बड़े तौर पर व्याख्या की गई, मतलब बहुत जगह धर्म की व्याख्या कर्तव्य के रूप में भी की गई है। जैसे आज मेरा धर्म क्या है, बीइंग अ शिक्षक, मेरा धर्म क्या है कि तुम सबको अच्छे से पढ़ाऊं। तुम्हारा धर्म क्या है? जो पढ़ा है उसको ढंग से पढ़ो। क्या मैं हिंदू, क्या मैं मुसलमान नहीं हूं ना। अभी धर्म की व्याख्या किसके तौर पर हो रही? कर्तव्य के तौर पर। जैसे सरकार का कर्तव्य क्या है? इसके नागरिकों को सारी सुरक्षा मुहैया कराए, ठीक है। पुलिस वाले का कर्तव्य ये कि क्या है, कोई भी कानून की, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी क्या है समस्या नहीं हो, ठीक है। तो हर किसी का क्या है कर्तव्य। और भारत में जितने भी हमारे जो पवित्र ग्रंथ है उसमें धर्म की व्याख्या कर्तव्य के संदर्भ में भी की गई है। इसलिए कोई भी देश भारत देश धर्म निरपेक्ष नहीं है। भारत का भी धर्म है कि उसके नागरिकों क्या है सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, उनके लिए बेहतर रोड, बेहतर शिक्षा, बेहतर हॉस्पिटल, इन सब की क्या है व्यवस्था की जाए। तो हर किसी का क्या है कोई कर्तव्य, और कर्तव्य को क्या है धर्म के संदर्भ में लिया गया है। लेकिन हम पंथ निरपेक्ष हैं। यहां पर पंथ का मतलब है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध वगैरह वगैरह। मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को क्या है, धर्म मतलब पंथ, मतलब हम ना हिंदू को प्रमोट करते, ना मुसलमानों को प्रमोट करते, ना सिख को करते, ना ईसाइयों को करते। हम किसी को, हम सबके लिए क्या है समान है। लेकिन जहां पर धर्म की बात आ जाए हम धर्म निरपेक्ष नहीं, इसीलिए ये शब्द पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, न कि धर्म निरपेक्ष। तो ध्यान रखना भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है कि भारत क्या है धर्म निरपेक्ष देश है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये दोनों ऑप्शन आए तो पंथ निरपेक्ष सही होगा, धर्म निरपेक्ष गलत होगा। आई बात समझ में कि पंथ निरपेक्ष क्यों जोड़ा गया? क्योंकि हम किसी भी एक, ऐसा नहीं है कि अच्छा तू हिंदू तू 1000 रुपये ले जा, तू मुसलमान तू 500 ले जा, तू सिख तू कुछ नहीं, ऐसा नहीं, सबको बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या है पंथ निरपेक्ष। अगर तुम अनुच्छेद 15 पढ़ोगे या अनुच्छेद 16 पढ़ोगे, जो क्या देता है, जो ये कहता है कि अगर किसी भी आधार पर धर्म, जाति, लिंग आधार, किसी भी जन्म स्थान के आधार पर क्या है भेद नहीं किया जाएगा। किसमें? एजुकेशन। और अगर अवसर की समता में बात करें तो क्या है धर्म के नाम पर विभेद नहीं किया जाएगा। अगर तुमको कुछ भी चीज चाहिए जो सरकार देती है तो बिना धर्म पूछे दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या है धर्म निरपेक्ष न लिख के क्या लिखा है पंथ निरपेक्ष। आगे आओ, लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब सीधा का जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मतलब यहाँ पर जो भी शासन व्यवस्था है वो क्या है जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता से ही संचालित होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्या है कि कोई एक राजा आ गया और उसने हम पे क्या है राज कर लिया। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब सब कुछ क्या है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। इसीलिए आजकल ये कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। अगर तुम अखबार पढ़ रहे होते ना तो ये सब्जेक्ट तुमको इतना अच्छा लगता ना जिसकी हद नहीं।
अभी मैंने तुमको 2 दिन बोला कि 6 दिन पहले इस बात पे बहस चल रही कि निरपेक्ष समाजवाद को हटाओ, और ये इतने बड़े बड़े मुद्दे कि पूरे दिन टीवी पे चलते हैं, है ना। उससे पहले बात करी थी अपन ने थोड़ी दिन, मैंने एक और कुछ बोला था कि ये भी थोड़े दिन पहले टीवी में चल रहा था। तो अगर तुम न्यूज़ पढ़ोगे तुम इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तुम में से जीवन में किसी ने अखबार पूरा ढंग से कभी पढ़ा है? उसमें आता है सेंसेक्स, निफ्टी, बाजार गिरा, धम देखिए, अगर हेडलाइन भी आती है आज बाजार गिरा, दुकानें नहीं गिरी, बाजार गिरा। वो कौन सा बाजार गिरा? शेयर बाजार। शेयर बाजार क्या होता है वो अपन यहाँ से पढ़ेंगे, पर तुम जब यूँ लिंक करोगे ना तुमको सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक भी समझ में आ गया। लोकतंत्र क्या है? लोगों के द्वारा ही संचालित होता है। अब बात करते हैं गणराज्य की। गणराज्य का मतलब क्या होता है? राजा का बेटा राजा नहीं होगा। मतलब हमारे सबसे प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति होगा? वो क्या है? चुन के जाएगा। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है बशर्ते कि जो संविधान में शर्तें दी हो वो पूरी कर लो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, वो क्या राष्ट्रपति बन सकता है। तुम में से भी कोई अगर 35 साल की आयु पूरी कर ले और भारत का नागरिक है और तुम्हारे अगर भगवान करे कर्म अच्छे हो तो राष्ट्रपति बन सकते हो। थोड़ी राजा का बेटा ही राजा बेटे बने। ठीक है, तो गणराज्य का मतलब ये होता है कि राज्य का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होकर क्या है? निर्वाचित होता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? गण राज्य। ये थी हमारे संविधान की प्रकृति कि हमारा संविधान कैसा होगा। अब सारे शब्द क्लियर हुए, बाकी का अगले हफ्ते। ठीक है ना। मैं वो पहला जी को